पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव की मांग करने वाले G23 नेताओं के साथ सोनिया गांधी की 5 घंटे लंबी चली मीटिंग के ठीक अगले ही दिन कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा एक बार फिर मोदी मोदी करने लगे। पार्टी की आधिकारिक लाइन को छोड़कर आनंद शर्मा ने केंद्र की तारीफ में कसीदे पढ़ डाले तो कांग्रेस में खलबली मच गई। आनंद शर्मा ने कोविड-19 संकट के दौरान देश के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की जमकर सराहना की। आनंद शर्मा ने अपने ट्वीट में कहा, भारत ने अपने बुनियादी ढांचे में वृद्धि की है और मैं इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को बधाई देता हूं, क्योंकि इसके लिए उन्होंने मिलकर काम किया है। इस संकट का सामना करने के लिए देश खड़ा हुआ। शर्मा ने कहा कि इस साल की पहली तिमाही सबसे खराब थी, क्योंकि जीडीपी पर विपरीत असर हुआ था। हालांकि दूसरी तिमाही में हमने वापसी की और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी 2 तिमाहियों में भी सुधार की गति बरकरार रहेगी। कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में शर्मा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन बहुत महंगी होगी और मुझे विश्वास है कि वैक्सीन निर्माण में कालाबाजारी की संलिप्तता नहीं हो सकती। आनंद शर्मा की दोनों ही बातों से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। राहुल गांधी खास तौर से इन्हीं सवालों पर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहे हैं और वही बातें कई बार दोहरा चुके हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई तक मोदी सरकार की सफलता को आनंद शर्मा ने जिस सहजता से स्वीकार किया, वह गांधी वाड्रा को असहज करने वाला है। आनंद शर्मा का बयान ऐसे समय में सामने आया जबकि पार्टी नेतृत्व संगठन से लेकर पूर्णकालिक अध्यक्ष के सवाल पर जारी अंदरूनी घमासान को थामने की कोशिशों में लगी हुई है। सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई अहम बैठक पत्र विवाद के मसले पर चर्चा के लिहाज से आगे जरूर बढ़ी, मगर नतीजों के हिसाब से अभी कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। असंतुष्ट G23 गुट के नेता कांग्रेस संसदीय बोर्ड के गठन से लेकर पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की अपनी बात पर अभी भी अडिग हैं। कांग्रेस भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली की आलोचना करे, लेकिन उसके कुछ नेताओं को सही गलत का अंतर समझ आने लगा है। इसके पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही कंपनीज के दौरे के लिए पीएम मोदी की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ेगा। आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए उत्साहजनक था और अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा इससे प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा भारतीय वैज्ञानिकों और कोविड-19 के लिए टीका बनाने के उनके काम की पहचान है। शर्मा का ये बयान कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि पार्टी प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठा चुकी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और जायडस कैडिला की यात्रा भारतीय वैज्ञानिकों और कोविड-19 के लिए टीका तैयार करने के उनके काम की पहचान है। ये अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाएगा और राष्ट्र को आश्वस्त करेगा। उन्होंने आगे कहा कि ये उन संस्थाओं का भी सम्मान है जिन्हें भारत ने कई दशकों में तैयार किया, जिनमें भारत को दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता बनाने की विशेषज्ञता और क्षमता मौजूद है। आनंद शर्मा पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और कांग्रेस के उन 23 नेताओं के समूह में शामिल हैं जिन्होंने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग की थी। इससे पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर सवाल उठाए थे। अब शर्मा ने पीएम की तारीफ करके ये साफ कर दिया कि इस मामले में उनका स्टैंड पार्टी से बिल्कुल अलग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बंगाल की लड़ाई बड़ी और कड़ी होती जा रही है। ममता बनर्जी के किले में जितनी बड़ी सेंध बीजेपी ने लगाई है, शायद ही देश में ऐसा पहले हुआ हो। अमित शाह का बंगाल दौरा इस मायने में ऐतिहासिक रहा कि एक ही दिन में टीएमसी, लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के दर्जन 2 दर्जन नहीं बल्कि 3800 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मतलब कि दलों की दीवारें टूट गई, विचारधारा की सीमाएं छोटी पड़ गईं और अमित शाह के राष्ट्रवादी एजेंडे के पीछे आने वाले और बीजेपी का झंडा उठाने के लिए लाइन लंबी लग गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ट्वीट कर कहा कि आसनसोल में हुई रैली के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के 3800 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इससे 2 दिन पहले मिदनापुर में हुई पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी सहित 10 विधायकों और एक टीएमसी के सांसद बीजेपी का हिस्सा बने थे। दिलीप घोष ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि विभिन्न पार्टियों के 3800 कार्यकर्ता आसनसोल संगठन जिले के रानीगंज में हुई रैली में भाजपा परिवार का हिस्सा बने।
हम आप सबका विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल में स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर सोनार बांग्ला का निर्माण करेंगे। 2021 के अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी और भाजपा राज्य में सीधी टक्कर में है, जहां तृणमूल पर हिंसा और धमकियों के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने का आरोप लग रहे हैं। वहीं पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने अपने इस्तीफे पर यू टर्न ले लिया। माना जा रहा है कि बीजेपी किसी को भी शामिल नहीं करना चाहती, इसलिए उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो आसनसोल से ही सांसद हैं, जहां से जितेंद्र तिवारी चुनकर आते हैं। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि वो ऐसे किसी भी नेता को भाजपा में नहीं आने देंगे जिनका भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का इतिहास रहा हो। भाजपा की आक्रामक रणनीति से अब ममता बनर्जी खुद को नेपथ्य में रखकर प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी जैसे लोगों को आगे कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि एक तो प्रशांत किशोर के आने से टीएमसी के वरिष्ठ नेता नाराज हैं और अम्फान चक्रवात से हुई तबाही के प्रबंधन में असफल रहने के कारण भी लोगों में राज्य सरकार से नाराजगी है। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अब तक इसी वोट बैंक के सहारे जीत का दंभ भरती रही है, लेकिन ओवैसी ने इस मोर्चे पर ममता बनर्जी को बुरी तरह से घेर लिया है। चौतरफा घिरी टीएमसी में अब आपसी झगड़े शुरू हो गए। प्रशांत किशोर की विफलता को देखकर ममता बनर्जी उन पर बेहद नाराज हैं। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि ममता बनर्जी से प्रशांत किशोर को अल्टीमेटम भी मिल गया है और इसी वजह से प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया कि बीजेपी दहाई के आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाएगी और अगर ऐसा हुआ तो वे इस काम को करना बंद कर देंगे। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के इस बयान में खुद उनकी और टीएमसी की हताशा है, जो अंदर ही अंदर बीजेपी के उत्कर्ष से बेहद डरी हुई है। यही वजह है कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव के बाद देश एक रणनीतिकार को खो देगा। ध्यान रहे, पीके 2021 में होने वाले बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी की रणनीति बना रहे हैं। हाल ही में कई नेताओं ने उनके तौर तरीकों का विरोध करते हुए टीएमसी छोड़ी है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा कि भाजपा की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक और चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राम मंदिर भूमि पूजन के आयोजन में उद्धव ठाकरे को बुलाया नहीं गया। उसके बाद से राम मंदिर की सियासत करने वाली शिवसेना मंदिर निर्माण के खिलाफ तरह तरह की बातें बनाने लगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने की मुहिम पर कई सवाल दागे गए और कहा कि चंदा जुटाने के बहाने राम मंदिर की सियासत की जा रही है। शिवसेना की इस टिप्पणी का बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बीजेपी नेता आशीष सेलार ने कहा कि अगर भगवान राम का मंदिर जनता के पैसे और सहयोग से बन रहा है तो ये मंदिर जनता का ही होगा, ये किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष का नहीं होगा। अगर जनता स्वेच्छा से सहयोग करना चाह रही है तो फिर शिवसेना के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? शिवसेना भगवान राम विरोधी भूमिका लगातार अपना रही है। उसकी यही कोशिश रही है कि किसी भी प्रकार से भगवान राम के काम में अड़ंगा डाला जाए। जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था उस समय भी शिवसेना ने ऐसे ही अड़ंगा डालने का प्रयास किया था। अब जब लोगों से चंदा लेने की बात हो रही है तब भी शिवसेना वही कर रही है। आमना ने मंदिर के लिए चंदा जुटाने के अभियान पर तंज कसते हुए लिखा कि अगर इस मंदिर निर्माण कार्य के लिए हर घर से चंदा इकट्ठा करने वाली टोली बनाई गई है, जो कि मजेदार है। 4 लाख स्वयंसेवक चंदे के लिए हर द्वार पर जाएंगे। ये स्वयंसेवक कौन हैं? इनकी नियुक्ति किसने की? मंदिर निर्माण का खर्च लगभग 300 करोड़ है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण की निधि की चिंता न करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर देश की अस्मिता का मंदिर है और इसके लिए दुनिया भर के हिंदुत्ववादियों ने पहले ही खजाना खाली कर दिया। इसके लिए घर घर जाकर दान इकट्ठा करने से क्या हासिल होगा? इस काम के लिए 4 लाख स्वयंसेवकों की नियुक्ति हुई होगी। तो उन स्वयंसेवकों का मुख्य संगठन कौन सा है, ये स्पष्ट हो जाएगा तो अच्छा होगा। सामना ने आरोप लगाया कि 4 लाख स्वयंसेवक एकाध पार्टी के राजनीतिक प्रचारक के रूप में घर घर जाने वाले होंगे तो ये मंदिर के लिए अपना खून बहाने वालों की आत्मा का अपनापन होगा। मंदिर की लड़ाई राजनीतिक नहीं थी, वह समस्त हिंदू भावना का उद्रेक था और उस उद्रेक से ही हिंदुत्व की चिंगारी जल उठी और आज की भाजपा उसी आग पर अपनी रोटियां पका रही है और खा रही है। हालांकि हमें इसका दुख नहीं है। शिवसेना ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ की निधि सबसे पहले रामलला के बैंक खाते में जमा की है और इस काम के लिए अयोध्या में रामलला के नाम से बैंक खाता खोला गया। उसमें दुनिया भर के राम भक्त खुले हाथों से मदद कर रहे हैं। मंदिर के लिए लगने वाली 300 करोड़ की निधि प्रभु श्री राम के नाम पर बैंक खाते में भी जमा हो गई होगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को 400 करोड़ का ठेका विधानसभा चुनाव जितवाने के लिए दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतना तो दूर, ममता बनर्जी की पार्टी ही टूटने लगी। ममता बनर्जी की तमाम कोशिशें नेताओं को टीएमसी छोड़ने से रोक नहीं पा रही हैं। ममता बनर्जी से लेकर प्रशांत किशोर का पूरा अमला जमला इस काम में जुटा है, लेकिन पार्टी छोड़ने वालों की लाइन लगातार लंबी होती जा रही है। सूत्र बताते हैं कि इस बात से ममता बनर्जी प्रशांत किशोर से बेहद नाराज हैं और वे जल्द ही कोई बड़ा कदम ले सकती हैं। ममता बनर्जी की इस नाराजगी को देखते हुए प्रशांत किशोर ने एक नई चाल चल दी। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर एक बेहद हास्यास्पद दावा किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनावों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी और अगर ऐसा हुआ तो वे इस काम को ही छोड़ देंगे। ममता बनर्जी को खुश करने के लिए प्रशांत किशोर की इन बातों पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि मीडिया का एक वर्ग बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में डबल डिजिट के लिए भी संघर्ष करेगी। कृपया इस ट्वीट को सेव करके रखें और यदि भाजपा इससे बेहतर प्रदर्शन करती है तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर के इन दावों की हकीकत कुछ और है। पार्टी में बेकाबू हो रही बगावत को देखते हुए ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को अल्टीमेटम दे दिया है। पीके से साफ कह दिया गया कि यदि वह स्थिति को नियंत्रित करने में सफल होते हैं तो खुद ममता बनर्जी आखिरी फैसला लेंगे। टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी सहित कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी अब डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। पार्टी में आई दरार को पाटने के लिए अब खुद ममता बनर्जी को मैदान में उतरना पड़ रहा है। टीएमसी से बगावत करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा नाराजगी पीके और उनकी कंपनी आईपैक की वजह से है। नाराज नेताओं का कहना है कि ये लोग पार्टी के हैं, जनता के नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट अंदाज में पार्टी को चलाना चाहते हैं। ये बंगाल की राजनीतिक रुचि के अनुरूप नहीं है और यही कारण है कि उनकी कार्यशैली से नाराज होकर नेता पार्टी से किनारा कर रहे हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं की बढ़ती नाराजगी को भांपते हुए पिछले दिनों कालीघाट में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में ममता ने प्रशांत किशोर से जवाब तलब किया। सूत्रों के अनुसार ममता ने बैठक में किशोर से इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए उन्हें इन समस्याओं का तुरंत निदान करने का निर्देश दिया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की सलाह पर टीएमसी ने आईपैक के साथ 400 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट का करार किया। सूत्र बताते हैं कि पीके की टीम ने पार्टी को कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाना शुरू किया। आवेग और भावना की राजनीति करने वाली पार्टी नेताओं को उनका यह स्टाइल रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस में मचे घमासान का समाधान निकालने के लिए सोनिया गांधी ने 5 घंटे लंबी मीटिंग की। सारे असंतुष्ट नेताओं को बुलाया गया, बात हुई, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं जो कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले नेता चाहते थे। हुआ सिर्फ इतना कि सोनिया गांधी ने सारे असंतुष्ट नेताओं के सामने एक बार फिर राहुल गांधी के नाम की ताली अपने गुट के नेताओं से बजवा दी और संदेश ये दे दिया कि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने से किसी को कोई एतराज नहीं है। बैठक में जो होना था उसका संकेत एक दिन पहले ही रणदीप सुरजेवाला ने दे दिया था। बैठक के पहले सुरजेवाला ने कहा था कि पार्टी में मामूली कलह है जिसे सुलझा लिया गया है और पार्टी के 99.9% नेता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में हैं। ऐसा कहकर सुरजेवाला ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को नाराज कर दिया। वे ज्यादा भड़के नहीं, इसलिए सोनिया गांधी ने रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल को बैठक से दूर कर दिया। कहा यह गया कि सुरजेवाला पीठ के दर्द से परेशान हैं और केसी वेणुगोपाल दिल्ली से बाहर। राहुल गांधी ने जिस दिन से कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, इसके बाद कांग्रेस की बड़ी बैठकों में एक कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है। इस बैठक में 2 ऐसे नेता मौजूद रहते हैं जिन्हें राहुल गांधी की आंख और कान माना जाता है। हालांकि शनिवार को इस अहम मीटिंग में कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। अगर कोई मौजूद नहीं था तो वो ये नेता थे। ये वो नेता हैं जिन्हें राहुल गांधी का आंख और कान माना जाता है। इन 2 बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी से मीटिंग में कई लोगों के कान खड़े हो गए। मीटिंग से गायब रहने वाले ये 2 अहम नेता और राहुल गांधी के लेफ्टिनेंट थे। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला और महासचिव केसी वेणुगोपाल। सुरजेवाला मीटिंग से उस वक्त गायब रहे जब मात्र 1 दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस की अंतर्कलह को मामूली कहकर टालने की कोशिश की थी, जबकि इस मामूली कलह को सुलझाने के लिए सोनिया को सक्रिय होना पड़ा और उन्होंने मीटिंग बुलाई। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया था कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। सुरजेवाला के इस बयान ने असंतुष्ट नेताओं को और भी भड़का दिया।
सुरजेवाला के इस बयान के अगले ही दिन यानी शनिवार को हुई कांग्रेस की अहम बैठक में ये शामिल नहीं हुए, जबकि कोई और होता तो सुरजेवाला ही मीडिया के सामने पार्टी का पक्ष रखते, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जैसा कहा जा रहा है वैसा ही सब कुछ नहीं है। मीटिंग में गुलाम नबी आजाद ने सुरजेवाला पर भी तंज किया। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ ठीक ही था तो मीटिंग बुलाई ही क्यों, और बुलाई भी गई तो ये 5 घंटे तक क्यों चली। आजाद ने कांग्रेस नेताओं की नई और पुरानी पीढ़ी के बीच पनपी खाई की भी चर्चा की और कहा कि अब पार्टी को एक होने की जरूरत है। असंतुष्ट नेताओं का एक बड़ा धड़ा मानता है कि कुछ नेताओं ने उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर उनके दुख को भी और बढ़ा दिया। इसकी वजह G23 की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। बता दें कि मीटिंग में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पार्टी में आंतरिक संवाद को मजबूत करने पर जोर दिया। सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग से इन दो नेताओं को इस वजह से बाहर रखा गया था क्योंकि पार्टी हाईकमान चाहता था कि असंतुष्ट नेता अपने मन की बात को बिना झिझक, बगैर लाग लपेट के खुलकर बोले, और इन दो नेताओं की मौजूदगी और राहुल से उनकी निकटता की वजह से विवाद होने की आशंका थी।